नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुल्डर स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। हाँ, तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने कल रखा था आपके सामने। क्वेश्चन था कि आप गोवा तट पे खड़े हो, दोपहर की 4 बज रहे हैं, आपका मन किया पतंग उड़ाने का, आप पतंग उड़ा रहे हैं, आपकी पीठ किस तरफ होगी, समुद्र की तरफ या स्थल भाग की तरफ? देखिए, इसका जवाब, सही जो जवाब है वो है आपकी पीठ समुद्र की ओर होगी, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि दोपहर 4 बजे स्थल भाग का वायुदाब न्यून होगा। वजह, स्थल भाग उस समय समुद्र की बजाय ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि दिन है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है सीधी स्थल भाग पर। स्थल भाग का स्वभाव है जल्दी गर्म होना और जल्दी ही ठंडा होना। तो दोपहर की 4 बजे स्थल भाग ज्यादा गर्म है, वायुदाब न्यून है, समुद्र से हवाएं बह रही है स्थल भाग की तरफ, उच्च से निम्न की ओर। हवा अगर स्थल भाग की तरफ बह रही है तो हम जब पतंग उड़ाएंगे तो हमारी पतंग जाएगी स्थल भाग की ओर। तो ये निसंदेह हम कह सकते हैं कि अगर हमारा पतंग स्थल भाग की ओर उड़ रहा है तो हमारा मुंह भी पतंग की ओर होगा, तो पीठ हो जाएगी हमारी समुद्र की तरफ। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा कर एग्जाम्स में आते हैं, खासकर यूजीसी नेट वगैरह में। और तो आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं कंफ्यूज हो तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। कल जो क्वेश्चन देना है वो लास्ट में वीडियो के अंत में बात कर लेंगे उसके बारे में। आज मैं जो लाई हूं आपके सामने फिर एक अभ्यास श्रृंखला, जिसमें वायुमंडलीय दाब पेटियां जो हमने पढ़ ली उसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम। देखिए, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो है, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवन कौन सी है? नीचे 4 पवनों के नाम दिए गए हैं, आपको इनमें से ठंडी और शुष्क स्थानीय पवन को छांटना है। देखिए, आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं, पहले से आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो वीडियो को रोक दीजिए बीच में और क्वेश्चन उत्तर पहले खुद लगाइए, फिर मेरा उत्तर सुनिए आप। ठीक है? तो इसमें से अगर हमें ठंडी और शुष्क स्थानीय पवन इसमें से कौन सी है, यानी कि 3 जो है वो गर्म है और एक ठंडी है, वो उसको हमें अलग करना है। तो देखिए, ऑप्शन पढ़िए। पहला है ब्रिक फिल्डर, तो हमें पता है ब्रिक फिल्डर कौन है। ब्रिक फिल्डर एक गर्म है पवन जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है? मिस्ट्रल, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। हरमटन, ये भी गर्म है। कहाँ बहती है ये बहती है गिनी तट पर, नाइजीरिया वगैरह देशों में, जो कि सहारा मरुस्थल से होकर आती है, जो गर्म और अति शुष्क है और वहां की आर्द्रता को खत्म करती है। गिनी तट की आर्द्रता को, वहां जो दलदली और जो मक्खी वगैरह का जो मौसम, अजीब सा कचकचा मौसम होता है मक्खियों की, उस समय वहां मक्खी मच्छरों की बौछार होती है, तो उसमें ये शुष्कता प्रदान करता है, आर्द्रता को खत्म करता है, इसलिए उसको डॉक्टर पवन भी कहा गया है। मौसम ये सुहाना बनाती है वहां। हरमटन, आगे बढ़िए। चिन्नुक जो है वो हमने पढ़ लिया, रोकीज पर्वत से पूर्वी ढाल से नीचे उतरती है, ये भी गर्म है और वहां की बर्फ को पिघलाकर जो प्रेरीज घास के मैदान है उन घास को बाहर निकालती है, जो कि वहां के लिए पशुओं और पशुपालकों के लिए अनुकूल है ये। तो ये भी गर्म है। फिर ठंडी कौन हुई? ठंडी है मिस्ट्रल, जो कि फ्रांस में बहती है। ठीक है? ठंडी और शुष्क हवा है मिस्ट्रल इनमें से, जो कि फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाओं की दिशा कौन सी है? दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पछुआ जो हवाएं हैं उनकी दिशा पूछिए हमसे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, कोई सी ना कोई सी पवन दे देंगे आपको और उसकी दिशा पूछ लेंगे और हम कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। बाकी अगर एक बार आपने ठीक से समझ लिया तो काफी इजी है। देखिए इस तरफ, सबसे पहले हम बात करते हैं दिशाओं की। ये हैं, तो यहाँ कौन है? पूर्व, यह है पश्चिम और ऊपर है उत्तर, तो नीचे है दक्षिण। ठीक है?
अब बात हो रही है दक्षिण गोलार्ध की। ये मान लो अपनी पृथ्वी, बात हो रही है दक्षिण गोलार्ध की, तो ये जो 0 डिग्री है उससे दक्षिण में जाइए आप। सबसे पहले तो व्यापारिक पवने हम जानते हैं, जिसकी दक्षिण गोलार्ध में दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है अपना। फिर आती है पछुआ पवने, जो ठीक इसके विपरीत होती है, किसके, व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत होती है दक्षिण गोलार्ध में। तो देखिए दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर हमने दिशा देखी है, तो उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो देखिए हमारे ऑप्शंस कहाँ मैच हो रहे हैं, ये दक्षिण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात कर लें तीनों ऑप्शन अन्य की भी, तो देखिए इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नहीं हो सकती, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से ये दिशा देखो आप कौन सी है, ये तो उत्तर गोलार्ध की है। कौन सी है, ये तो उत्तर गोलार्ध की पछुआ हवा है, तो ये नहीं है। हमें पूछिए दक्षिण गोलार्ध की, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप, इस ऑप्शन को ठीक से देखना, ए वाले को, ये भी नहीं होगी बात। बी ऑप्शन की करें तो क्या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है, नो, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तो दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक पवने हैं वो है, दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा है ये तो। फिर बात करें सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में लिखा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, नहीं, ये तो व्यापारिक पवने हैं। कौन सी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हुआ, डी। नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है उपोषण उच्च वायुदाब पेटियां है। उपोषण उच्च वायुदाब पेटियां कौन सी है, पहले ऑप्शन देखो आप सभी। क्या ये तापजन्य है, क्या ये भू अक्ष के अग्रगमन जन्य है, या फिर ध्रुवीय वातावर्त जन्य है, या तो फिर गतिजन्य है। कौन सा ठीक लगा आपको, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया समझ समझ के। अगर आप नए हो आज इस वीडियो में तो पिछले वीडियो को देखिए आप, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने कि उपोषण उच्च वायुदाब पेटियां कौन होती है, ये गतिजन्य होती है। आपको बताया है मैंने कि विषुवत रेखा की जो है 0 डिग्री पर न्यून वायुदाब पेटी, एक तो वो, और दोनों जो ध्रुवों पर है, दोनों जो ध्रुवों पर हैं उच्च वायुदाब पेटियां, ये तीनों, ये तो कौन हो गई, ये तो है ताप, ये क्योंकि ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड, ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड और 0 डिग्री पर अत्यधिक ताप, ये तो है तापजन्य, ताप निर्धारित करता है इन पेटियों को। बाकी जो दो दो पेटियां दोनों गोलार्धों में बीच में बची है, कौन कौन सी, एक तो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी और दूसरी निम्न वायुदाब पेटी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, दोनों गोलार्धों में, वो दोनों ही कौन हो जाएगी, ये गतिजन्य हो जाएगी, पवनों की गति निर्धारित करती है इन पेटियों को। ठीक है, तो हमें पूछा गया है उपोषण उच्च वायुदाब का, तो वो गतिजन्य है, क्योंकि तापजन्य तो सिर्फ और सिर्फ, आप तापजन्य को याद कर लोगे तो भी आप अलग कर सकते हो, तापजन्य तो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवों और 0 डिग्री वाली है। बाकी जो बीच बीच में पेटियां बची है, कटिबंध बचे हैं, वो सब चारों कौन है, वो हैं गतिजन्य, पवनों की गति के द्वारा निर्धारित होते हैं। यहाँ बात हो रही है उपोषण की, तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा गतिजन्य। नंबर 4 क्वेश्चन, कोरियोलिस बल अधिकतम कहाँ होता है, ये भी हमने जिक्र किया है पिछले वीडियो में। सबसे पहले बात करें हम कोरियोलिस की, तो कोरियोलिस एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बल को, जिस बल की हम बात कर रहे हैं ना, उस बल को सबसे पहले प्रभाव में लाए थे, ये सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था इन्होंने। तो उस बल को जो नाम दिया है वो उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया, कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस समझ आ गया आपको। ये देखिए आप, क्या ये ध्रुवीय पवनों पर सबसे अधिक लगता है, व्यापारिक पवनों पर अधिक लगता है, जल समीर पर अधिक लगता है, या फिर थल समीर पर, इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ध्रुवीय पवनों पर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोरियोलिस जो बल है वो सबसे ज्यादा ध्रुवों पर लगता है, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा पर 0 होता है।
जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, बढ़ता जाएगा और अधिकतम जो होगा वो ध्रुवों पर होगा, तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय जो पवन है वहां कोरियोलिस बल अधिकतम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आए हैं, कहीं कहीं मैंने मेंशन कर दिया, कहीं याद नहीं रहा तो छूट गए, बाकी बहुत सारी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं मैंने, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों तक दाब व वात का सही सतही क्रम लिखो। आप दाब और वात का सही सतही क्रम पूछा है हमसे, तो ये भी हमने पेटियां अच्छे से कंप्लीट कर ली है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है उपोषण उच्च वायु दाब, व्यापारिक पवन, पछुआ हवाएं या फिर ध्रुवीय पूर्वी हवाएं। तो हमें पता है ये है हमारी पृथ्वी, जिसमें अगर हम बात करें 0 डिग्री की तो सबसे पहले आती है व्यापारिक पवनें, तो सबसे पहले हम लिख देंगे बी। सबसे पहले कौन हो जाएगा? बी। फिर दूसरे नंबर पर आती है यहां व्यापारिक पवनें, उसके बाद में पछुआ पवनें, जस्ट बाद में पछुआ पवनें। तो 2 नंबर पर कौन है? 2 नंबर पर है सी, पछुआ पवनें। और 3 नंबर पर है उपोषण उच्च दाब, उपोषण उच्च दाब, तो ए हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो बचा है वो है ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, जो ध्रुवों पर चलती है, वो अंत में होगी, क्योंकि हमें 0 डिग्री से स्टार्ट करवाया है। ठीक है, 0 डिग्री से स्टार्ट करवाया है, न कि आपको ध्रुवों से स्टार्ट कराया है। आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है, न कि आपको ध्रुवों से स्टार्ट कराया है। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों तक क्रम पूछा है। ठीक है, तो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से क्रम स्टार्ट करेंगे तो ये ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्न में से सही है। ये 3 हमें जो तथ्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही जो फैक्ट है वो छांटना है। तो सबसे पहला क्या है? यह है कि पूर्वी हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। क्या नाम दिया है? पूर्वी हवा। हवा का नाम पूर्वी हवा। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर सुन लो, कि जो हवा जिस दिशा से आती है उस हवा को उसी दिशा का नाम दे दिया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति किसी स्टेट से आ रहा है अपने यहाँ, तो हम क्या कहेंगे उसको? बिहार से आने वाले को बिहारी कहेंगे, नेपाल से आने वाले को नेपाली कहेंगे, तमिलनाडु से आने वाले को तमिल कहेंगे। ठीक उसी तरह हवा अगर पूर्व से आ रही है तो पूर्वी हवा, ठीक है, और पश्चिम से आ रही है तो पश्चिमी हवा या पछुआ हवा, हम अपनी देसी भाषा में पूर्वाही और ये पछुआ हवा नाम देते हैं इनको। ठीक है, तो जब पूर्वी हवा बात हो रही है पूर्वाई की, कि पूर्वाई हवा चल रही है, तो क्या ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है? नो, ये कभी नहीं हो सकता। पश्चिम से पूर्व कैसे? वो तो पूर्व से पश्चिम होगी, तो ये वाला तथ्य तो गलत। आगे बढ़ो। भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि हमने जिक्र कर लिया कि भूमि की जो सतह है ये जल के बजाय जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो यहाँ बात हो रही है कि जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, तो हाँ, ये सही है ऑप्शन। तीसरा भी पढ़ते हैं। व्यापारिक पवनें प्रमुखतया पश्चिमी हवा होती है। ये क्या कह रहा है कि व्यापारिक पवनों की दिशा पूछ रहा है कि क्या ये पश्चिम से आती है? नहीं, व्यापारिक पवनों की दिशा तो कौन सी होगी? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से। तो ये तो पूर्व से आ रही है, पश्चिम से कहाँ आएगी? पूर्व से आने वाली हवाएं हैं ये, तो ये पश्चिम से कहां से आएगी? इसका मतलब ये जो थर्ड वाला है ये भी गलत है। तो ठीक कौन हुआ? ठीक ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ग्रहीय हवा नहीं है। पहले नहीं पर ध्यान दो, हमें नहीं पूछा है, ग्रहीय हवा नहीं है। तो ग्रहीय हवा कौन सी? जो स्थायी हवाएं होती है, भूमंडलीय हवाएं होती है, उसकी बात हो रही है। तो भूमंडलीय हवाएं 3 प्रकार की होती है। कौन सी? सबसे पहले व्यापारिक 1 नंबर, 2 नंबर पछुआ और 3 नंबर ध्रुवीय हवाएं। ये मानसूनी हवा इसमें नहीं होगा, मानसूनी हवा इसका
ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि मानसूनी हवा ग्रही हवा नहीं है, क्योंकि मानसूनी कौन है फिर? मानसूनी तो सामयिक हवा है। सामयिक भी 3 तरह की है, पढ़ लिया हमने। कौन कौन सी? मानसूनी और पर्वत समीर और घाटी समीर, और 3 नंबर समुद्र समीर और स्थल समीर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, दाब घनत्वी शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ दाब घनत्वी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है नेट 2017 में। दाब घनत्वी शब्द का अर्थ पूछा है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो तो 100% चांस रहता है ना, कहीं से भी क्वेश्चन उड़ जाए और आ जाए। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि 50% जो क्वेश्चन होते हैं घूम फिर कर पिछली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। हम उनको इग्नोर कर देते हैं, देख लेते हैं कि ये तो आ गए, अब नहीं आएंगे। बाकी अगर 50% बात करें तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मैच हो रहा है, या क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैच हो जाएंगे गत परीक्षाओं के क्वेश्चन से। तो इसका ऑप्शन है दाब घनत्वी शब्द का अर्थ में पहला जो है वो है समदाब रेखा और समताप रेखा समानांतर होती है। नंबर 2, समदाब रेखा और समलवण रेखा समांतर होती है, या फिर समदाब रेखा और समताप रेखा समांतर नहीं होती। तो नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ समदाब रेखा और समताप रेखा समांतर नहीं होती, उसको दाब घनत्व नहीं बोल सकते हम। समलवण की भी कोई बात नहीं है यहाँ, तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा ए नंबर, समदाब रेखा और जो समताप रेखा है वो समानांतर होती है। उसको हम शब्द देते हैं, एक शब्द में बोले तो दाब घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या अस्थिर रहता है? ये बताइए आप कि ध्रुवों की ओर जो जो हम बढ़ते हैं तो बल, कौन सा बल नाम दिया है? विक्षेपण। देखिए सबसे पहले आप जानो कि विक्षेपण बल क्या है। विक्षेपण बल बात करें हम कोरियोलिस बल की तो उसका ही आप दूसरा नाम समझ लो। ठीक है, घूर्णन से ही संबंधित है विक्षेपण बल। वो भी ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बढ़ता है। ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल बढ़ता है। नंबर 10 जो क्वेश्चन है इसमें आपको गलत कथन छांटना है। ऑप्शन ए है कि हर्मटन जो पवन है उसको डॉक्टर पवन कहते हैं। बी ऑप्शन है चिन्नुक को हिम भक्षिणी कहते हैं, सिराको को रक्त वर्षा कहते हैं। तो इसका मतलब कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कोई नहीं, गलत, इसमें से कोई भी नहीं है। क्योंकि हरमटन पवन जो गिन्नी तट पर बहती है उसको डॉक्टर पवन कहते हैं, ये वहां की आर्द्रता को खत्म करती है। नंबर 2 चिन्नुक, ये हिम बक्षिणी, हिम को खाने वाली है, क्योंकि रोकी पर्वत से जब ये उतरती है पूर्वी ढाल की ओर तो वहां की बर्फ को खत्म कर देती है, इसलिए इसको हिम भक्षिणी कहा गया है। बात है सिराको की, तो सिराको को इटली में रक्त वर्षा कहते हैं। यह है सहारा मरुस्थल से आने वाली एक पवन है जो कि भूमध्य सागर से आर्द्रता लेती है और उससे पहले सहारा मरुस्थल से मिट्टी के कण ले लेती है। तो यह मिट्टी से लदी हुई होती है और फिर जब आर्द्रता वहां से ग्रहण करती है तो जस्ट भूमध्य सागर से उत्तर की तरफ निकलते ही ये इटली वगैरह देशों में बारिश करती है। उस बारिश में उस मिट्टी के कण होते हैं, तो वो बारिश वहां के स्थानीय लोगों को उसका रंग लाल दिखाई देता है और उस सिराको को ये नाम देते हैं वहां रक्त वर्षा। तो ये तीनों ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, नंबर 11 क्वेश्चन क्या है? शांत पेटी की विशेषता इनमें से नहीं है, कौन सी नहीं है शांत पेटी की विशेषता? तो क्या वहां सेवनीय धाराएं होती है? हाँ होती है, वहां सेवनीय धाराएं गर्म होकर हवाएं ऊपर उड़ती रहती है। तो क्या वहां अवदाब है? हाँ अवदाब है ही वहां, क्योंकि हवाएं तो गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। मतलब अवदाब का मतलब, आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लें अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो। ये क्वेश्चन यूं का यूं आया हुआ है। अवदाब का मतलब होता है न्यून वायुदाब। किसी को अवदाब नहीं समझ में आए तो इंग्लिश का वर्जन आप जरूर देखें इसका। न्यून वायुदाब के लिए बात कर रहा है कि शांत पेटी में न्यून वायुदाब होता है। जी हाँ, हमने पढ़ लिया न्यून वायुदाब होता है। उच्च तापमान होता है, हाँ वहां तो सूर्य हमेशा सर पे सीधा चमकता है तो उच्च तापमान भी होता है। और क्या वायु विक्षेपण होता है? वायु विक्षेपण कहाँ होगा? वहां तो शांत पेटी है, हम बात कर रहे हैं बार बार वहां शांत पेटी की, वहां वायुदाब न्यून होगा, वहां कोई वायु विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ठीक कौन सा हो गया? डी नंबर।
अब आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिन्नुक हवा जब रोकी पर्वत से पूर्वी ढाल से होकर उतरती है, नीचे उतरती है, तो तापमान किस दर से बढ़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। ये पूछ रहा है कि तापमान किस दर से बढ़ता है, ये तो पता है हमें, और ये क्वेश्चन वाला भी बोल रहा है कि तापमान तो बढ़ेगा। चिन्नुक जब नीचे उतरेगी पर्वत की ढाल से, तो तापमान तो बढ़ रहा है, लेकिन किस दर से? दर पूछी है हमसे। ठीक है, तो ऑप्शन पे आइए। पहला ऑप्शन है कि सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर से उसका तापमान बढ़ेगा। पतन दर, ताप पतन दर नहीं हो सकता ये। तो क्या फिर ये शुष्क रुद्धोष्म दर से, या फिर आर्द्र रुद्धोष्म दर से? आर्द्र रुद्धोष्म दर भी ठीक नहीं है, इसका कोई नहीं, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि यह शुष्क रुद्धोष्म दर से इसका तापमान बढ़ेगा। ज्यों ज्यों हवा नीचे उतरेगी तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता इसकी खत्म हो जाएगी, और इसका ऑप्शन जो ठीक है वो शुष्क रुद्धोष्म दर हो जाएगा। रुद्धोष्म वगैरह आपको अगर नहीं नॉलेज है तो आगे के चैप्टर्स में हम अच्छे से क्लियर करेंगे। आप यहाँ देख लो कि जो ये क्वेश्चन है इसका सबसे जो करेक्ट आंसर है यह है शुष्क रुद्धोष्म दर से तापमान की दर बढ़ेगी चिन्हों की। ठीक है, नंबर 13 क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल से अरब सागर की ओर धूल से लदी हुई पवन कौन सी है? हमने पहले भी इसका थोड़ा जिक्र कर लिया, फिर से हम देखते हैं कि सहारा मरुस्थल से तो निकल रही है और अरब सागर की ओर बह रही है, धूल से भरी हुई है, कौन सी हवा हो सकती है? तो ये होगी सिराको। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे जाइए। क्या फोन होगी? नहीं। कहाँ बहती है ये फोन? यह तो यूरोप में बहती है, स्विट्जरलैंड में, वहां ये धूल से लदी हुई नहीं होती है। ठीक है, बात आती है मिस्ट्रल की, तो मिस्ट्रल तो ठंडी हवा है जो उसमें फ्रांस में बह रही है, यह भी धूल से लदी हुई ऐसी कोई बात नहीं है। चिन्नुक जो यूएसए में बहती है रोकीज पर्वत पर, वहां भी ऐसी कोई बात नहीं है, वो है सिराको जो सहारा मरुस्थल से मिट्टी के कण लेती है, खूब सारी धूल ले लेती है अपने साथ और अरब सागर की ओर बहने लगती है। ठीक है, नंबर 14 13 क्वेश्चन हो गया। नंबर 14 है गरजता चालीसा क्या है? गरजता चालीसा क्या है? तो देखिए, क्या ये व्यापारिक पवन है, ध्रुवीय पवन है, पछुआ पवन है, या मानसून पवन? हमने ये भी पढ़ लिया पीछे के वीडियो में, यह है पछुआ पवन। गरजता चालीसा इसको कहाँ कहते हैं? तो इसकी हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पर। देखिए, स्थल भाग की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है और दक्षिण गोलार्ध में स्थल भाग कम है, ये सब जानते होंगे आप। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा होने की वजह से जो पछुआ पवने हैं उन स्थल भागों से घर्षण के कारण, उस अवरोध के कारण गति उत्तरी गोलार्ध में कम होती है पछुआ पवनों की, जबकि उन्हीं पछुआ पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में गति ज्यादा होती है, क्योंकि स्थल भाग की कमी। सीधा सा उत्तरी गोलार्ध के बजाय स्थल भाग की कमी है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए पछुआ पवनों की गति बड़ी तीव्र रहती है। अब उनको 3 नाम दिए गए हैं, 3 अलग अलग डिग्री अक्षांशों पर। तो जो 40 डिग्री अक्षांश है, 40 डिग्री अक्षांश की अगर हम बात करें तो गरजता चालीसा, ये जो गरजता चालीसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 40 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश जो है वहां कहा गया है। 50 डिग्री की बात मैं अगर करूं तो प्रचंड 50, और 60 डिग्री की बात करें तो चीकता 60। दक्षिणी गोलार्ध में इन तीनों डिग्रियों पर 3 नाम दिए गए हैं पछुआ हवा को, क्योंकि इसकी गति बड़ी तेज होती है और यहाँ खासकर काफी तेज होती है। तो गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीकता 60 काफी नाम से मिलते जुलते हैं। आपको याद रखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, 1-2 बार देख लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये हमारे 14 क्वेश्चन थे। मैंने जो भी इस चैप्टर में मोस्ट क्वेश्चन बन रहे थे, पीछे आए हुए थे, वो सब उठा लिए हैं। अब हम बात करेंगे कल का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग अगर शून्य हो, ये चैप्टर कर लिया है हमने। पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग अगर शून्य हो जाए तो स्थिर गति व दिशा से चलने वाली, स्थिर गति और दिशा से, यानी स्थिर गति या स्थिर दिशा है, स्थिर गति और
दिशा से चलने वाली पवनों को क्या कहेंगे? एक बार फिर मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग शून्य हो जाने पर स्थिर गति व दिशा से चलने वाली पवनों को क्या कहेंगे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और फिर कल हम इसका डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।